मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के मूल्य को 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए करने की घोषणा की। अगले वर्ष गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को लगाई फटकार। राज्यों से पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने को कहा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने पंचायत विकास सूचकांक से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। कहा, सूचकांक से ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास का लक्ष्य आसानी से किया जा सकेगा हासिल। और केंद्र सरकार का 3 दिवसीय जल दिवाली अभियान आज से हुआ शुरू। महिलाओं को संयंत्रों का दौरा करवाकर जल संरक्षण के बारे में किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने इस वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य अगैती किस्म के लिए 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया, जो कि 14 रुपए की पर्याप्त वृद्धि है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, इसलिए अगले वर्ष के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान भाई बहुत ही परिश्रम से खेती करते हैं और अपनी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। राज्य सरकार भी सदैव किसान हित में निर्णय लेती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गन्ना किसानों को दी गई सौगात से भिवानी के गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है। भिवानी के गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला कदम बताया। हरियाणा में गन्ने की फसल को प्रमुख तौर पर उगाया जाता है। भिवानी जिला के गांव रेवाड़ी खेड़ा के किसानों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने के भाव बढ़ाए जाने का वे स्वागत करते हैं। प्रति क्विंटल 14 रुपए का भाव बढ़ाए जाने से खेतों में उगने वाले गन्ने पर उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा तथा इससे उनकी आय बढ़ेगी। जो भाव बढ़ाया है, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। हम मजदूर आदमी हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। 370-80 का भाव था, अब 90-90 कर दिया। आगे के लिए 4 और कर देंगे तो और भी भगवान ने अच्छा किया है हमारे लायक। जमींदार का जो सारा फायदा होगा जी, जो भाव बढ़ाती है तो जमींदार ने क्या चाहिए, यही चाहिए। जमींदार को यही चाहिए, अपने बच्चों का पालन कर लेगा, उनका सुख शांति से हो जाएगा। छोटा छोटा जमींदारा करा जी, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं जमींदार के अंदर। 10% की में बढ़ा है, उसमें कुंटला में फायदा है सही हो। साल भर की खेती है हमारी भाई, बहुत बढ़िया काम कराया है सरकार ने, अच्छा काम कराया है, जमींदार का फायदा कराया है। भाई जो ईख के भाव बढ़ाए 72 से 82 कर दिया, 10 रुपये बढ़ के आए हैं, तो जल्दी जो घाटा उसकी भरपाई हो जाएगी, जमींदार का बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, अगली साल से 400 का भाव भी करने की घोषणा की है और इससे जमींदार का बहुत फायदा है। सरकार ने बहुत अच्छा बहुत काम कराया जमींदार के लिए।
वहीं करनाल के किसानों ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी से किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से लागत व अन्य खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। किसान उत्पादक समूह के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार सिंह ने कहा कि गन्ने के भाव में यह बढ़ोतरी किसानों के लिए बूस्टर का काम करेगी और उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। पिछले काफी समय से गन्ना किसान रेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब ये मांग पूरी होने से उन्हें प्रोत्साहन मिला है। स्टेटों से सभी स्टेटों से ज्यादा रेट है। पहले ही बीजेपी सरकार जो भी काम कर रही बहुत बढ़िया काम कर रही। मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है। कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। किसी भी महकमे का काम है या कोई भी काम है बड़े ठीक ठाक चल रहा है। गन्ने का रेट इस बार 386 रुपए है और अगले साल ये पूरा 400 हो जाएगा। 14 रुपए अब के बढ़ गए, 14 अगले साल के पहले बढ़ाई थी। ये तो सरकार ने ठीक कराया जी। पहले 10 रुपए बढ़ाए थे, मान लिया सड़कों में बैठ कर बधे थे। इनका सरकार ने पहलों बधाई दिए, बहुत बढ़िया काम कराया। किसान मान लिया सड़कों में भटकने से बच गया। सरकार ने ठीक सोची है, पहले बढ़ा दिया, बहुत ठीक काम कराया। काम तो सारे ठीक हो रहे, काम सारे बढ़िया हो रहे। 72 था जी, 372। क्यों मान लिया खर्चा इतना हुआ, इससे पहले ले और पैसे एडवांस ले हमारे पते। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी बहुत बढ़िया अच्छी बहुत घोषणा करी। जो पहले 372 था रेट अब 386 रुपये हो गया। अगले साल का भी बाल 14 रुपये बधा दिया तो अगले साल कभी बधाएगा तो 400 रुपये हो जाएगा। इससे जिम्मेदार लगभग खुश है। सड़कों बैठने से जान बच गई, फिर पुलिस पीछा लगती पटाई सही होती मान उससे बच गई जी। तो बहुत बढ़िया करे जी, बहुत घना बढ़िया करे जी। पहले ये जो 14 रुपये प्रति क्विंटल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी का ऐलान किया है, काबिल तारीफ है। और इससे न केवल जो किसान गन्ना छोड़ रहे थे वो दोबारा से गन्ने की खेती पर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 रुपये की घोषणा की है और आगे अगले साल भी उन्होंने घोषणा की है 14 रुपये बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे आप एवरेज समझे तो 400 क्विंटल पर एकड़ गन्ने की पैदावार अगर हम मानते हैं तो एक साल में 5,600 रुपये किसानों को बढ़ोतरी मिलेगी। अंबाला छावनी में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शहर वासियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग की सौगात दी है। अंबाला छावनी के रेलवे रोड पर लगभग 19 करोड़ 38 लाख की लागत से बनी इस पार्किंग में 3 फ्लोर हैं, जहां लगभग 400 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो पाएंगी। इन वाहनों को खड़ा करने की सुचारू व्यवस्था के लिए 3 शिफ्टों में 15 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि शहर में वाहन खड़ा करने की बहुत समस्या थी, जिससे निजात पाने के लिए पार्किंग बनानी जरूरी थी। जगह न होने की वजह से ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई। हमने यहाँ पर मल्टी लेवल 3 मंजिला हमने कार पार्किंग बनाई है और जगह नहीं थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने नाले के ऊपर बना दी है और इसमें लगभग 300 कारें खड़ी हो सकती हैं, 350 इसमें 2 व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। इसमें जो कुछ समय के लिए खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए 10 रुपये हैं और जो ज़्यादा देर के लिए खड़ा करना चाहते हैं ऑटो उसके लिए 20 रुपये हैं। उसी प्रकार से कार का मंथली पास भी बनेगा, वो 800 रुपये में है और अगर कोई सारा दिन खड़ी करना चाहता है तो 500 रुपये है और काम आज से शुरू कर देंगे। इसमें लिफ्ट भी लगनी है, उसके टेंडर हो चुके हुए हैं, वो फाइनल अप्रूवल के लिए गए हुए हैं और उम्मीद है इसी हफ्ते में अप्रूवल मिल जाएगी। लगने में 2 या 3 महीने लगेंगे। फिर कार, वो लिफ्ट हम कार की लगा रहे हैं कि कार वाला लिफ्ट में ही बैठकर वो देख लेगा कि कौन से फ्लोर पे जगह खाली है, उसी फ्लोर पर जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बाद लोगों ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब पार्किंग बनने से बाजारों में जाम नहीं लगेगा, जिससे उनका काम और अच्छा चलेगा।
गृह मंत्री जी ने अम्बाला को एक बहुत बड़ी और सौगात दे दी है। इस पार्किंग के खुलने से मेन सदर बाजार को, बजाजा बाजार को, सौदागर बाजार को, ऑलमोस्ट सारे बाजारों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कई सालों से अम्बाला जो ट्रैफिक से जो है दुखी था, हर गाड़ी से खड़े करने की व्यवस्था से, अब इस मल्टी पार्किंग के बनने से यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 300 गाड़ियों का प्रावधान रखा गया है और ये अम्बाला के लिए बहुत बड़ी सौगात है। पर इसकी लागत जो 19.38 करोड़ पे आई है, जो ये हरियाणा में पहली तरह के यहाँ जो ये अम्बाला सदर में ये जो इसका उद्घाटन आज हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग का, और ये हमारे अपने माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया है। 3 फ्लोर है, इसमें अपना 300 अपना जो 4 व्हीलर्स और प्लस जो 350 2 व्हीलर्स वगैरह की गाड़ी की पार्किंग की सुविधा रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों से पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, इस बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए और पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए। न्यायमूर्ति एस.के. कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने से संबंधित न्यायालय के दिशा निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस अधिकारी पर होगी। न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की सम विषम जैसी योजना मात्र दिखावटी है। शीर्ष न्यायालय ने पूर्व में जारी आदेश के अनुसार स्थापित किए गए स्मॉग टावर के काम न करने का उल्लेख करते हुए सरकार को इसकी मरम्मत कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। एहतियात के तौर पर फरीदाबाद और गुरुग्राम के स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं को 12 नवंबर तक स्थगित किया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी देखी गई है। सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने और इसके प्रबंधन के बारे में जागरूक करते हुए अहम कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के नूंह जिले के किसान पराली का सदुपयोग कर दूसरों के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। जिले में 15,000 से अधिक जमीन में धान की फसल की जाती है, लेकिन यहाँ के किसान पिछले कई सालों से पराली को जलाने के बजाय उसका उपयोग अपने पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। इसलिए यहाँ की हवा अन्य जिलों के मुकाबले काफी बेहतर है। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी डॉक्टर अजय तोमर ने बताया कि उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने पराली व स्मॉग को लेकर बैठक ली थी। उस बैठक में भी कृषि विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त को भरोसा दिलाया था कि नूंह के किसान पराली नहीं जलाएंगे, जिसका पालन यहाँ का किसान पूरी तरह से कर रहा है। 15,500 एकड़ में धान की फसल थी हमारे जिले में, तो उसमें से हमारा इवन देन एक भी कोई केस ऐसा नहीं है कि हमारा नूंह जिला बिल्कुल टॉप में है पूरे हरियाणा में, कि यहाँ पे एक भी कोई भी जलने की शिकायत, AFL की एक भी शिकायत नहीं आई पूरे जिले। और हमने डीसी साहब को भी विश्वास दिलवाया था, एक दिन डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी हमारी कि सर हम 0 पे ही रहेंगे और हरियाणा में नंबर 1 पे ही रहेंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं और यहाँ पे जो भी रहते हैं सभी वो खुल के सांस ले सके। हमारे यहाँ किसान बहुत जागरूक है और हमने किसानों को जाते हैं, मिलते हैं किसानों से, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। कोई भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कोई हमारा एक फील्ड डे होगा या हमारी गोष्ठी होगी, उसमें भी हम किसानों को समझाते हैं, भाई देखो इसको जलाओ मत। कोई किसान है जैसे उसके पास ज्यादा धान है तो वो खेत में जुताई भी कर देते हैं कई लोग। हमने यहाँ पे CSC भी खोली हुई है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में 9 नवंबर को 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की आयुर्वेदिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत चल रही योजनाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग द्वारा 10 नवंबर तक 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को आयोजित आयुर्वेद क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख व दिल्ली के 8 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी एवं केंद्रीय आयुष मंत्री सहित कई राज्यों के मंत्री भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 8 राज्यों में नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत चल रहे आयुर्वेद के कार्यक्रमों, गतिविधियों, आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को आयोजित होने वाले आयुर्वेद दिवस का विषय आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रखा गया है। इसके लिए G20 में प्रत्येक के लिए आयुर्वेद हर दिन तय किया गया है।
किसानों, विद्यार्थियों, व्यावसायिक एवं आम नागरिकों के साथ मिलकर लगातार 30 दिनों तक आयुर्वेदिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा, ताकि चहुमुखी विकास की योजनाओं के साथ सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकें। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए तैयार किए जाने वाले पंचायत विकास सूचकांक को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि 12 बड़े विभागों की 57 सेवाओं के लिए डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिसे आधार बनाकर बेहतर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। ये सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पैमानों और स्थानीय समुदाय के विकास की स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सेक्टरल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिजली, पानी, सड़कें, सफाई सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट, गवर्नेंस एवं प्रशासन और पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास सूचकांक में ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान करना, स्थायी विकास लक्ष्य की उपलब्धियां और उनके बेहतर जीवन के लिए नीतियों का लक्ष्य तैयार किया जाएगा। इसमें गरीबी से मुक्ति और आजीविका, गांवों में बढ़ोतरी, स्वस्थ गांव, बच्चों की हितकारी पंचायतें, पर्याप्त जल, साफ एवं हरियाली युक्त पंचायतें, बुनियादी ढांचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतें, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित पंचायतें, सुशासन एवं महिला हितैषी पंचायतों के साथ समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर संचालन और सत्यापन समितियों का गठन किया जा चुका है। ये समितियां पंचायतों की ग्रेडिंग कर गुणवत्ता युक्त डाटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर योजना बनाकर उसकी समीक्षा भी की जाएगी। इस प्रकार हर पंचायत का डाटा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी आज सिरसा पहुंचे। सिरसा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। उसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ सिरसा के नेहरू पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भाजपा लोकसभा और विधानसभा में हर सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जहां आज विश्व में 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था है, वहीं 2029 में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर होगा। वहीं उन्होंने 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर कहा कि 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। लोगों के उत्साह के ऊपर ही 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास हरियाणा भेजेगा और हरियाणा के अंदर 2024 में फिर डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। बहुत सारे काम किए हैं, एक लंबी सूची है। पहली बार गरीब के घर के अंदर खुशियां पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मोदी और मनोहर लाल जी के सर के ऊपर विकास की गठड़ी है और देश प्रदेश विकास के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। 2024 के चुनाव के अंदर ऐसे व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश का विकास, देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने का, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे देश में युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने और मतदान के लिए प्रेरित करने की विशेष मुहिम शुरू की गई है। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नए युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं का जन्म 2006 से पहले हुआ है, उन्हें अपने वोटर कार्ड अवश्य बनाने चाहिए और अगले चुनाव में मतदान का प्रयोग भी करना चाहिए। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र गांधी ने कहा कि नए युवाओं को अवश्य अपनी वोट बनानी चाहिए। उन्होंने बताया कि कॉलेज द्वारा पिछले लंबे समय से इन कार्यों में सहयोग किया जा रहा है।
प्रशासन की तरफ से जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे युवाएं हैं, जहाँ पे जो 1/1/2006 के पहले जो बॉन्ड जो हैं जो अब वोट बनाने के लिए एलिजिबल हैं, वो काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको हमने प्रेरित किया और जिनको बताया कि आप ज़रूर अपना वोट बनवाएं। वोट बनाने में प्रशासन पूरी तरह से आप सहयोग करेगा और साथ में हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी कॉलेजेस में डिप्यूटेड हैं, तो अपना वोट बनाएं और अपना वोटिंग का अधिकार ज़रूर यूज़ करें। वोट भी नहीं बनी है वो अपनी वोट बनवाएं, क्योंकि ये प्रक्रिया आज और कल हमारे कॉलेज वोट्स बना रहा है। हमारे कॉलेज के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बहुत सालों से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर वोटिंग का काम करते हैं और जिन भी लोगों की, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे सिटीजन्स हैं, उनकी वोट वो बनवाते हैं। और मेरे को खुशी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज का चयन किया इस एक्टिविटी के लिए। और वहीं इस मुहिम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान छात्राओं में विशेष उत्साह देखा गया। छात्राओं का कहना था कि वह 2024 के चुनाव में अवश्य मतदान करेंगी और अपनी सभी नज़दीकी छात्राओं को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। बन रही है, मैंने अपनी वोट बनवाई और अपनी सहेलियों को भी प्रेरित किया और अब जो 2024 में चुनाव होगा उसमें मैं अपना मतदान जरूर दूँ। मैंने उसके अंतर्गत अपनी वोट बनाई है और आने वाले 2024 के इलेक्शंस में मैं अपनी वोट ज़रूर दूंगी और अपनी सहेलियों को भी प्रेरित करूंगी। अपनी अपनी सहेलियों की तथा अपने परिवार की चुनाव वोट बनवाई है तथा मुझे यह जानकर बहुत गर्व हुआ कि मैं अपनी वोट को अपने अनुसार दे सकती हूँ तथा आने वाले 2024 के चुनाव में मैं अपना वोट को अपने अधिकार से तथा अपनी मर्जी से दे सकती हूँ। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत सोमवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने वहां स्विट्जरलैंड की कंपनी बोसाड के साथ स्थापित एक निजी कंपनी के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर अमिताभ कांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अमृत काल की बात करते हैं वह इस दौरे पर देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने भारत में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर खुशी जताई और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन बहुत ही बढ़िया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण था वह सम्मेलन के दौरान देखने को मिला। लाजवाब मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने की है, इंडस्ट्री 4.0, और ये कंपनी ने स्विस कंपनी बोसाड के साथ जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन किया है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो अमृत काल की बात करते हैं वो देखने को एक अवसर मिलता है यहाँ, क्योंकि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। ये लोग न केवल चंद्रयान के लिए इन्होंने पार्ट्स बनाए इसरो के लिए, बल्कि BMW और ऑडी और बोइंग और सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के साथ करते हैं। और इनका जो कोलैबोरेशन है स्विट्ज़रलैंड के साथ, बोसाड कंपनी के साथ, बहुत ही बढ़िया कोलैबोरेशन है और ये दिखाता है कि इंडिया कटिंग एज टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी तरह कर सकता है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत रॉल्फ हैकनर ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की बात की। स्विट्जरलैंड के उद्योगपति डैनियल बोसाड ने नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। And have been friends over 75 years. So the message is a very clear one. You need friendly bilateral relations. That's what it needs for the world. And when it comes to today's event, we have a Swiss and an Indian company that have been working together for 25 years, very much embodying the vibrant relationship between the two countries. Support the James Webb Telescope to the space. And we're continuing to support the aerospace industry. In Switzerland, we work with companies like Beyond Gravity and RUAG, which are also in that area. And for us, it's an interesting area to explore high-tech products, and it's a good reference for further customer projects. Also in other high-tech industry, we had close relations, as you know now, for 25 years, and I think it's a very familiar relationship we have, and we talk very openly. And we develop the business very openly and jointly, and I think in many ways. केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधार को लेकर बनाई गई नीतियों का ही असर है कि आज देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2027 तक भारत की जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 में विकास दर 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।
मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद जताई कि देश की अर्थव्यवस्था 2024 से 2028 तक की बात की जाए तो औसतन 6.6% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का महत्व बढ़ा है। 2022 में वैश्विक विकास में जहां भारत का विकास योगदान बढ़कर 15% हो गया, वहीं 2023 से 2028 के दौरान इसके 17% रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2021 में भारत का योगदान महज 10% था। अगर फिच रेटिंग की बात करें तो इससे 2019 से 2027 के बीच भारत की औसत विकास दर के अनुमान को 0.7% बढ़ाकर 6.2% तक कर दिया। रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी, कार्यबल की संख्या और उत्पादकता में बढ़ोतरी के अनुमान के चलते फिच ने ये फैसला लिया। फिच रिपोर्ट के मुताबिक चीन में औसत विकास दर 4.6% और रूस में केवल 0.8% रहने का अनुमान है। दक्षिण अफ्रीका के लिए अनुमान घटाकर 1% तक कर दिया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने पंचकुला में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जहां सबसे अधिक 655 नागरिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, ताकि नागरिकों को एक तय समय अवधि में सेवाओं का लाभ मिल सके। टीसी गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार वे प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा कर हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत सेवाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर सेवा वितरण प्रणाली का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए समय अवधि निश्चित की गई है, जिसके अंदर लाभार्थियों को सेवाओं का लाभ दिया जाता है। कानून बना था 2014 में, बड़ा साधारण सा कानून है। कानून के अंदर क्या है कि जो सेवाएं आपको चाहिए उस सेवाओं के लिए एक समय सीमा निश्चित है कि ये इतने समय के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, और वो वाली सेवाएं ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को, हर आदमी को, औरत को बचपन जब वो पैदा होता है और जब मृत्यु होती है तब तक उसको जो सेवाएं चाहिए होती हैं, हमने कोशिश की है कि सबको इसमें शामिल कर लिया जाए। इस कानून के अंतर्गत जो आती हैं वो वाली सेवाएं, बहुत सारी ऐसी सेवाएं नहीं थी, जैसे छात्रों के लिए कोई भी सेवा नहीं थी तो वो हमने शामिल कराई। अब ये है क्या, इसके अंदर ऐसा होता है, डेजिग्नेटेड अफसर होता है। डेजिग्नेटेड अफसर माने जिसको वो सेवा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जल दिवाली अभियान के तहत जल के लिए महिला, महिला के लिए जल अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 3 दिन के इस अभियान के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह देश भर के 550 से अधिक जल शोधन संयंत्र का दौरा करेंगी और इसका उद्देश्य जल प्रबंधन में महिलाओं को शामिल करना है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के पहले चरण में देश भर से 15,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह हिस्सा ले सकेंगे। ये अभियान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की साझेदारी के साथ अटल पुनः उत्थान और शहरी कायाकल्प मिशन का हिस्सा है। अमृत मित्र बनी महिलाओं को जल संरक्षण के संबंधित जानकारी के लिए खास कार्यक्रम के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करवाकर उन्हें पानी के महत्व के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सेक्टर 12 और 39 के जल शोधन संयंत्र का दौरा कराया गया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल में हाफ सेंचुरी लगाते हुए अभी तक 135 मेडल हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने 50 गोल्ड, 35 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कबड्डी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला व पुरुष वर्ग की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की टीम ने गोवा को 56-38 के अंतर से हराया, जबकि महिला टीम ने झारखंड को 43-15 के बड़े अंतर से हराया। उधर शूटिंग के रैपिड फायर पिस्टल के 25 मीटर इवेंट में अनीश भनवाल ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया, जबकि आदर्श सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सोमवार से योगासन के मुकाबले भी शुरू हो गए। पहले दिन ट्रेडिशनल योगासन इवेंट में अभिषेक ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। नेशनल गेम्स में हरियाणा दल के इंचार्ज, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष व पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मैच के दौरान उनका हौसला बढ़ाया। सोमवार को रोइंग के सिंगल इवेंट में प्रदेश की खिलाड़ी सुमन देवी ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा, जबकि मिक्स्ड टीम इवेंट के मुकाबले में किरण व हरविंदर चीमा ने प्रदेश की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला। उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, उनके सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं। थैंक यू हमारे एकेडमी को, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हरियाणा गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने हरियाणा की तरफ से गोल्ड मेडल लिया है। कोस्टल मिक्स डबल में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है
किसी नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम कोस्टल ऐड किया इन्होंने, तो बिना किसी प्रैक्टिस के हम डायरेक्ट से खेले थे तो हमारा ब्रॉन्ज आया। तो अगली बार कोशिश रहेगी क्या हम गोल्ड ले सकें। कोस्टल रोइंग का समापन हुआ है, उसके अंदर हमने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल सुमन ने जीता है और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम पे इन्होंने फिनिश किया है। सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई कोस्टल एरिया तो है नहीं, फ्लैट वाटर में होते हुए भी हम वहाँ पे आके उस इवेंट के अंदर जीतना जिसके अंदर हमारे पास सुविधाएँ नहीं है। उसके बाद मिक्स इवेंट के अंदर सबसे टॉप टीम सर्विसेज रहती है, सर्विसेज को बीट करना ही अपने आप में एक बहुत प्राउड है। और फ्लैट वाटर के अंदर भी हमारी लड़की श्वेता एंड दीक्षा, जिन्होंने गोल्ड रिकॉर्ड टाइम बनाया, उन्होंने लाइट वेट डबल के अंदर बहुत अच्छा ये प्रोत्साहन किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।